हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक, नया चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में, कि कोशिका अपने पदार्थों को डबल कैसे करती है, अपने सारे मटेरियल्स जो भी उनके अंदर था, जो केमिकल्स थे, उनको एक संख्या से दूसरी संख्या कैसे बनाती है। एक जीव जो बहुत छोटा होता है वो इतना बड़ा जीव कैसे बन पाता है। हमें जब कभी चोट लगती है तो नई प्रकार की कोशिकाएं कैसे बनती हैं। एक नॉर्मल स्पर्म एंड ओवा से एक पूरा इतना बड़ा इंसान कैसे बन जाता है, किस समय पे कौन सा विभाजन होता है, और पूरी दुनिया के विभाजन की प्रकृतियों को आज हम पढ़ेंगे। इसके कितने प्रकार हैं और ये कब फॉलो करते हैं। बहुत सफिस्टिकेटेड एंड बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसको आप एक वन बाय वन अगर आप समझ लें तो आपको इसे कमांड आ जाएगी इसके ऊपर में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से बनेंगे तो आपको 11th और नीट दोनों के लिए ना एकदम लाइन बाय लाइन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे बेहतरीन चैप्टर, परंतु अगर बच्चे इसको समझ ना पाएँ और एक के बाद लिंक ना कर पाएँ तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसलिए पूरा ध्यान लगाकर आप इसको समझने की कोशिश करिए और शुरू से लेकर लास्ट तक में इस चैप्टर के साथ अपना एक अटेंशन बना कर रखिए। वो अटेंशन आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझाने की कोशिश करेगा कि टॉपिक क्या है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ रहा होगा क्या? समझ आएगा, बिल्कुल आएगा, नो डाउट, है ना। बस ध्यान आप ज़रूर बना के रखें। इसमें एक भी लिंक छूटा तो ये टॉपिक आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सारे लिंक को बेहतरीन तरीके से आप कवर करके रखें, कहीं पर भी आप इसे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसीजर है, एक पद दूसरे पद पर निर्भर करता है, दूसरा पद तीसरे पद पर, तीसरा पद चौथे पद पर। इसलिए पहले पद को याद रखना ज़रूरी है, फिर उसके बाद के पद, फिर बाद के पद, ऐसे जितने भी स्टेप्स होंगे वो सभी स्टेप्स को आपको याद रखना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ही आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न का मतलब होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोशिका का विभाजन के बारे में, कि कोशिका का विभाजन कब होता है, कैसे होता है, कौन करता है ये विभाजन, किस प्रकार से ये प्रक्रिया हो पाती है। पहले हम इस विषय पे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कोशिका विभाजन के बाद सेल साइकिल, जिसे हम कहते हैं कोशिका का चक्र। हम दूसरा पॉइंट जिसे हम कहते हैं कोशिका का चक्र, ये कोशिका विभाजन करने के लिए किस चक्र का पालन करती है, किस हिसाब से ये प्रक्रियाएं होती हैं, उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो कोशिका का विभाजन और कोशिका का चक्र, ये वो दो पॉइंट होंगे जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम समझेंगे कि कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका विभाजन को समझने से पहले आपको दो तीन बातें एकदम बहुत क्लियर समझ लेनी चाहिए। देखो भाई, इस दुनिया में हर एक कोशिका अपनी दूसरी कोशिका का निर्माण करती है और उससे वो अपनी संख्या की वृद्धि करती रहती है और जीवन पर्यंत वो एक आकार बना हुआ रहता है। इसे ही हम कोशिका का विभाजन कहते हैं। और ये विभाजन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पौधों में आपको पता है ये विभाजन जीवन भर चलता है। हमारे में हम मतलब जीवों में कुछ हद तक, जीवों में मतलब जंतुओं में कुछ हद तक किसी समय तक विभाजन होता है, उसके बाद विभाजन रुक जाता है। जैसे हम लोग 22, 23, 24 साल के हुए ना, तो हमारा विभाजन फिर हमारी कोशिकाएं नहीं करेंगी। लेकिन अगर उस समय चोट लग जाए कहीं पर तो बस उतना ही विभाजन हम लोग कर पाते हैं, अन्यथा कोई विभाजन हमारे शरीर में अभी जनरली नहीं होता है। कहीं पे चोट लग गई, कुछ हो गया तो फिर विभाजन होगा, अन्यथा विभाजन नहीं होगा। तो ये सारी प्रकृतियों के बारे में आज हमें इस टॉपिक में समझना है कि व्हाट इज सेल डिवीजन, क्या है कोशिका का विभाजन, ठीक है। जब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की तो हम ये किस विषय के बारे में बात करते हैं? भाई सभी जीवों की, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी की ये खास बात है, सभी जीवों की विशेषता है। अगर कोई जिंदा है तो कोशिकाओं का विभाजन करना पड़ेगा, तभी वो अपनी संख्याओं को मेंटेन रख पाएगा, अन्यथा वो मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि सभी जीवों की विशेषता है, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिंदा हैं, तो उन्हें विभाजन करना होगा। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये उसके बिना ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो दो भागों में विभाजन हो गई और जनन कर दी। जनन का मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना, रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना। तो जब भी कोई एक कोशिका अपने किसी भी आकार में दो भागों में विभाजित हुई तो इसने भी तो जनन ही किया ना, इसने भी अपनी जनसंतति उत्पन्न की, अपने बच्चे पैदा किए, तो दो भागों में उत्पन्न हुए। प्रत्येक पैतृक कोशिका, ये मदर सेल जो है वो विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बदल गई, यही तो विभाजन है। सो अब हमें ये समझना है कि ये पैतृक कोशिका, पेरेंटल सेल, ये ऑफस्प्रिंग वाले सेल में, बच्चे वाले सेल में कैसे कन्वर्ट हुआ, कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं जो इन्हें दो भागों में विभाजित होने के लिए प्रेरित कर रही हैं, हमें वही आज पढ़ना है। कौन है जो इन्हें काम कर रहा है। तीसरी बात ये होती है
ये नवनिर्मित कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती है। संतति का मतलब आप समझ लीजिए, संतति मतलब शिशु, बच्चा, ऑफस्प्रिंग, और पेरेंटल मतलब पिताजी, मतलब जैसे बच्चों से जो मतलब माता पिता से जो बच्चे पैदा होते हैं वो संतति हैं, वो बच्चे हैं, और जो माता पिता वो पेरेंट्स हैं। आप तो जानते ही इस बारे में। स्वयं वृद्धि और विभाजन फिर करती है। इस प्रकार से ये नवनिर्मित कोशिकाएं खुद फिर डेवलपमेंट करेगा, अपने आप को आकार में बढ़ाएगा और फिर ये भी विभाजन करेगा। तो कुछ इस तरह से ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं कि इस प्रक्रियाओं के अंदर बहुत सारे मटेरियल होंगे। उम्मीद है आपने कोशिका वाले चैप्टर में सब कुछ याद रखा होगा कि कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम और भी जितने अंग हैं वो सब पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर अंग डबल बनता है, हर अंग डबल बनता है, तब जाके ये कोशिकाएं दो संतति कोशिकाओं में बदलेगी, फिर उसके बाद ये भी दो कोशिकाओं में बदलेगी, और इस हिसाब से ये अपनी आकृतियों को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, और नई नई कोशिकाएं बनती रहेंगी। यही विभाजन का प्रारूप है, जिसके आधार पर पेरेंट्स कोशिका अपने आकार को बढ़ाएगा, फिर दो भागों में बटेगा, फिर वो भी अपने आकार को बढ़ाएगा, फिर वो भी दो भागों में, 2 भाग, 10 भाग, 20 भाग, जैसा जैसा विभाजन हुआ। और ये इस प्रकार से पेरेंट्स अपनी संततियों का निर्माण करते हैं, और ये निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा हो पाता है। समझ रहे हैं? ये कोशिका है, ये किसी तरह से 2 भागों में विभाजित हुई। आप सोचिए कैसे एक स्पर्म में नोवा दोनों कोशिकाएं मिलकर एक शिशु बनाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा बच्चा, फिर बहुत बड़ा बच्चा, फिर और बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। ये सारे किस विधि के द्वारा हुआ होगा? ये सारा कुछ एक ही विधि हो सकती है, कोशिका विभाजन, जिसके द्वारा ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो कोशिका विभाजन ही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। याद रखेंगे आप इस बात को? क्लियर है? इस प्रकार से ही ये विभाजन होगा और इस प्रकार से ही ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। चलिए आगे समझते हैं और क्या है भाई, और इसका इंट्रो की बात कर लेते हैं और क्या क्या हो सकता है इसमें। कोशिका विभाजन के दौरान 2 बातें होती हैं। सबसे पहले याद रखना कि जब हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोशिका को डबल बनाने के लिए उसके अंदर का जो डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ है, आपके लिए ये कोई अननोन सब्जेक्ट नहीं है। अभी तक आप लोगों ने डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड और सब कुछ पढ़ लिया है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ पढ़ लिया है। तो विभाजन के समय आपको उन्हें याद रखना है। जब आप उन्हें याद रखेंगे तभी आगे की प्रक्रियाएं बन पाएंगी आपसे। ठीक है? तो कोशिका का अगर विभाजन हो रहा है तो सबसे पहले डीएनए डबल होना चाहिए। जब डीएनए डबल होगा तो अंग डबल होंगे, अंग डबल होगा तो कोशिका डबल होगी और फिर वो विभाजन करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन का सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आप कहेंगे कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का प्रतिकृति होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की संख्या डबल होगी। फिर होगा कोशिका की वृद्धि। और कोशिका की वृद्धि कैसे हो रही है? कोशिका की वृद्धि तब होगी जब गोल्जी बॉडी 2 हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो जाएगा, लाइसोसोम डबल हो जाएगा, साइटोप्लाज्म की संख्या बढ़ जाएगी, तो कोशिका वृद्धि तो होगा ही होगा। आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन की 2 अवस्थाओं के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा डीएनए का प्रतिकृतिकरण होना, डीएनए रेप्लिकेशन होना। सबसे पहले डीएनए की संख्या का बढ़ना, और दूसरा पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कोशिका की वृद्धि। अब जब हम कोशिका की वृद्धि कह रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है भाई कि सेल अपने आकार को बढ़ा रहा है। और जब सेल अपने आकार को बढ़ा रहा है तो क्या बढ़ रहा है? तो ये याद रखना कि यहाँ पर डीएनए डबल हुआ है और यहाँ पर अंगक की संख्या, अंगक मतलब समझ गए ना, सारे ऑर्गेनेलीज, सारे अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे अंगक। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखना चाहिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की प्रतिकृति होगी, ये लोग अपनी संख्याओं को बढ़ाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे, जो भी करेंगे अपनी संख्या को डबल कर लेंगे। अगर हमें 1 से 10 कोशिका बनानी है तो 10 गोल्जी बॉडी लगेंगे, 10 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगेगा, 10 न्यूक्लियस लगेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस हिसाब से हमें विभाजन की 2 प्रक्रियाओं पे ध्यान लगाना है। पहली प्रक्रिया हो गई डीएनए की प्रतिकृतिकरण करना और दूसरा है कोशिका की वृद्धि करना। डीएनए का प्रतिकृतिकरण का मतलब यह है कि डीएनए की संख्या डबल होनी चाहिए, और कोशिका की वृद्धि का मतलब है कि उसके अंदर के जो अंगक हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, और ऑर्गेनेलीज को आपने हिंट करके दिमाग में बैठा लीजिए कि सारे अंगक जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो सारे अंगक, और साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म मतलब उसके अंदर का कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य। इतना हिंदी तो सबसे बनता है, कोशिका द्रव्य। ये सारा द्रव्य, अंदर का द्रव्य और अंदर के अंगक सब अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, कोशिका का आकार बढ़ जाता है।
जब आकार बढ़ जाएगा, डीएनए डबल है, सब कुछ डबल है, जब डबल डबल हो जाएगा ना तब विभाजन होगा। अरे भाई बंटवारा कब होगा? जब आपको पहले दो प्रकार की प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। आप दो भाइयों में बंटवारा करने चाहते हैं, मतलब एटलीस्ट दो घर होने चाहिए, दो गाड़ियाँ होनी चाहिए, दो रसोइयाँ होनी चाहिए, दो कमरे होने चाहिए, तभी तो बंटवारा करेंगे ना, है ना। कि अब एक ही है उसी को आधा आधा कर देंगे, एक गाड़ी है तो उसको आधा कर लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ऐसा थोड़ी करेंगे। सबसे पहले आपको उसको डबल करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर भी अगर कोशिका का बंटवारा करना है तो उसके अंदर की जो मटेरियल्स हैं, जो उसके अंदर के मूलभूत अंग हैं, उनको आपको डबल करना ही पड़ेगा, आकार बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका का विभाजन, डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए समझ गए, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी संख्या डबल होनी ही चाहिए, तभी पूरी कोशिका डबल हो पाएगी। इसके अलावा कोशिका में वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। सबसे पहले डीएनए की प्रतिकृति होगी, फिर होगा कोशिका की वृद्धि, फिर होगा कोशिका विभाजन, फिर इस हिसाब से ये पूरा चक्र चलता रहता है। ये चक्र पूरा एक दूसरे के साथ में चक्र के द्वारा चलता रहता है, संपन्न होती है। कोशिका विभाजन सही होता है, वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिका वाला जीनोम होता है। यही लाइन याद रखना है कि जब भी आपको अगर ऐसा विभाजन करना है तो मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर इसका मान लो डीएनए है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसने सबसे पहले अपनी संख्या को बढ़ाया, तो इसने क्या किया, सबसे पहले मान लो ये डीएनए है, अब इसने अपनी संख्या को डबल कर लिया। जब इसने संख्या को डबल कर लिया तो इस प्रकार से उसने दो कोशिकाएं बनाई, एक इधर और एक इधर गया। तो ये लाइन निकल कर आती है कि जब भी कोशिका विभाजन होगा, जब भी कोशिका विभाजन होगा तो सबसे पहले कोशिका वृद्धि होगी, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, डीएनए डबल हुआ, वृद्धि हुआ, और उसके बाद उसके अंदर का ही डीएनए, उसने नया कोई डीएनए नहीं बनाया, पैतृक कोशिकाओं का ही आनुवांशिक पदार्थ उसके अंदर चला गया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास होगा वो कहां से आएगा, इनके पास में से। जो गोल्जी बॉडी आएगा वो कहां से आएगा, इनके पास है। जो डीएनए आएगा वो कहां से आएगा, पैतृक कोशिका से, क्योंकि उसे पैतृक कोशिका ने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। तो पैतृक कोशिका जो बनाएगी उसी का विभाजन करके ये अपना अपना नाम दे देंगे उसे। ठीक है, ये वैसी ही बात हो गई कि माता पिता ने सब कुछ प्रॉपर्टी बनाई और बच्चों ने आके बस उसका बंटवारा कर दिया और अपना अपना नाम दे दिया। बनाया किसने था, माँ बाप ने, बंटवारा किसने किया, इन्होंने, और अपने अपना नाम दे दिया उनको। उसी तरह से पैतृक कोशिका खुद को विभाजित कर ली भाई, और विभाजित करके संतति कोशिकाओं का निर्माण कर ली। और ये निर्माण में याद रखना, यहाँ पर जीनोम, जो पैतृक कोशिका, जीनोम मतलब समझते हैं क्या, आनुवांशिक पदार्थ, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीन, जीन का पूरा सीक्वेंस क्रम जो होता है वो जीनोम कहलाता है। तो जो माता पिता के अंदर का डीएनए था वही अब बच्चों के अंदर चला गया। यही इसकी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से लिंक हैं। सबसे पहले डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, इसके बाद होगा कोशिका की वृद्धि, और उसके बाद कोशिका का विभाजन। विभाजन जब हुआ तो पैतृक कोशिका का ही डीएनए बच्चों में, संततियों में चला गया, बच्चों में, संततियों में चला गया। तो संततियों में जाने वाला ये जो डीएनए है वो कुछ इस तरह से ही ट्रांसफ़र होगा। यही प्रक्रियाओं का रूप है, यही प्रक्रियाओं का आधार है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है बेटा इंट्रो। ये देखो, ये कोशिकाएं हैं, दोनों साथ में रही होंगी, इन्होंने अपने अपने पदार्थों को अलग अलग किया और इस तरह से यहाँ पर क्लीवेज बना लिया। कुछ देर के बाद ये विभाजन हो जाएगा, दो कोशिका निर्माण हो जाएगा। यही कोशिका विभाजन का प्रारूप है जिसके आधार पर हमें ये चीज़ें पढ़नी है। चलिए भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे विषय पे आते हैं। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। मैंने क्या कहा, एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, चाहे डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो, चाहे कोशिका का वृद्धि हो, और या कोशिका का विभाजन। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहता है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि डीएनए का मान लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हो गया प्रतिकृतिकरण, मतलब अपनी संख्या को डबल कर लिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेप्लिकेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेप्लिकेशन। प्रतिकृतिकरण करने के बाद उसने की वृद्धि, कोशिका की हुई वृद्धि, और वृद्धि के बाद हो गया विभाजन, वृद्धि के बाद हो गया क्या, विभाजन। जब विभाजन कर लेगा फिर वो प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृतिकरण करेगी, फिर वृद्धि करेगी, फिर विभाजन करेगी। आपस में ऐसा लिंक ये इनका लगा हुआ रहता है। और ये जो लिंक रहता है ये भी एक प्रकार का चक्र का निर्माण करता है जिसका नाम है कोशिका चक्र। सो क्या होता है कोशिका चक्र, सेल साइकिल क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या होता है कोशिका चक्र। तो आप इसे कहेंगे सेल साइकिल, या आप इसे कह सकते हैं कोशिका चक्र।
आइए देखते हैं कोशिका चक्र में क्या खास बात है। तो कोशिका चक्र की सबसे खास बात होती है अपने जीनोम, जीनोम मतलब आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। आप 12th में जीनोम को ना बहुत डिटेल में पढ़ पाएंगे, तब आपको समझ में भी आएगा कि जीनोम होता क्या है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि डीएनए का जितना भी सीक्वेंस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन होता है ना, देख रहे हैं ना, होता है ना डीएनए, पता है ना आपको, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानोसिन से जुड़ता है, और ऐसे करते करते पूरा डीएनए बना लेता है। मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा रखा है आपको ये बातें कि डीएनए आपस में कुछ इस तरह से जुड़ता है, और जब ये इस तरह से जुड़ रहा होता है तो उसे डीएनए बन कह देते हैं, और वो पूरा का पूरा डीएनए जो है ना वो जीनोम कहलाता है। बस इतना ही याद रखना, डीएनए का सीक्वेंस ही जीनोम है। डीएनए का जो क्रम है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन होने का जो क्रम है ना, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, ये लाइन सीक्वेंस ही जीनोम है, यही जीनोम कहलाता है। सो जीनोम का द्विगुणन, द्विगुणन का मतलब सबसे पहले वो द्विगुणन डबल होगा। जब डीएनए डबल हो जाएगा तो अन्य संघटक, अन्य संघटक का मतलब सारे अंगक जिसे आप कहेंगे, अन्य संघटक का मतलब जितना आप कहेंगे अंगक, अंगक का मतलब सारे ऑर्गेनेलीज, सारे ऑर्गेनेलीज भी डबल होंगे, का संश्लेषण, उनकी संख्या भी डबल होगी, और तत्पश्चात विभाजन होकर दो नई संततियों का निर्माण करेंगी। तो इस तरह से एक लाइन बनी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण हुआ, डीएनए अपनी संख्या को बढ़ाया, वृद्धि हुई, अंगक याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं यहां पर, क्लोरोप्लास्ट हो गया मान लो, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और भी बहुत सारे जो भी हैं, इनका संश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा। इनमें से कुछ जो है संख्या में वृद्धि होगी, संख्या जो है वो बिकम डबल, या 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना जैसा करना होगा उतना ये लोग अपने आप को बढ़ा लेंगे। सो गोल्जी बॉडी जो है वो संख्या उसकी डबल हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो जब ये 1 से 2 की संख्या में कन्वर्ट होगा तो इनके बढ़ने की वजह से वृद्धि होगी, और फिर जब वृद्धि हो जाएगी तो होगा विभाजन, और विभाजन के बाद फिर ये प्रक्रिया चलने लग जाएगी। इसी को अपन कहते हैं कोशिका चक्र। आपसे पूछा जाए क्या है कोशिका चक्र, आप कहेंगे कोशिका का चक्र का मतलब है कि डीएनए का डबल होना, वो अंगक का डबल होना, और उसके बाद कोशिका का विभाजन हो जाना, ये सारे एक दूसरे से लिंक रहते हैं और ये एक चक्र की तरह भांति कार्य करते हैं। दैट्स वाई से हम सेल साइकिल कहते हैं। ये तीनों मिलकर ही चक्र का निर्माण करते हैं और इसे ही हम सेल साइकिल कहते हैं। यही हमारी प्रक्रियाएं। चलिए भाई, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम चक्र को, विशेष भागों को, चक्र को डिटेल करते हैं कि इस चक्र के अन्य अन्य भागों में, अलग अलग भागों में क्या होता है। चक्र के 2-4 नाम दे दिए जाएंगे और हर नाम का कुछ स्पेशल काम है। हर कोई कुछ स्पेशल काम कर रहा है और उस स्पेशल काम को करने के लिए हमें उसे पढ़ना है। हर कोई एक स्पेशल काम कर रहा है। देखते हैं भाई क्या क्या हो सकता है। अगर हम एक यूकैरियोटिक कोशिका को देखें, एक कंप्लीट कोशिका का विभाजन, कोशिका चक्र इसे अपन कहते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक, डीएनए के रेप्लिकेशन से लेकर कोशिका के विभाजन तक का पूरा समय जो है, पूरा जो टाइमिंग है, जो पूरा प्रक्रियाएं हैं, वही तो कोशिका चक्र है, वही तो कोशिका चक्र है। तो आइए हम देखें कि कोशिका चक्र में क्या क्या हो सकता है। एक यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे आप, जैसे मैं, जैसे जंतु, जैसे जानवर, जैसे पेड़ पौधे, ये सब हैं। मैं उदाहरण अगर एक मनुष्य का देखा जाए तो मनुष्य की कोशिका का जो चक्र है उसमें वृद्धि, डीएनए का रेप्लिकेशन और विभाजन, ये तीनों ऐड होना चाहिए। ये तीनों मिलकर लगभग जो है 24 घंटे लगा देते हैं, लगभग जो है 24 घंटे में विभाजित होते हैं। मतलब हमारा कोशिका चक्र का समय कितना है बेटा? 24 घंटे। हम 24 घंटे में एक कोशिका से 2 कोशिका बना पाते हैं। हमें डीएनए को डबल करने में समय लगता है, हमें विभाजन करने में समय लगता है, हमें उसे वृद्धि करने में समय लगता है। देखते हैं किसमें कितना समय लगता है, लेकिन समय लगता है। टोटल 24 घंटे मनुष्य का साइकिल है। मनुष्य की एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में 24 घंटे लगते हैं। इसी तरह कुछ कोशिका ऐसी होती है कि सबकी अवधि अलग अलग है। आपको पता है हमारी अलग है, दूसरे जीव की अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। इनमें से कुछ और एग्जाम्पल आएंगे। उदाहरण के लिए ईस्ट की कोशिका, ईस्ट की कोशिका, ईस्ट जानते हैं ना, अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लगभग 90 मिनट में ये प्रक्रिया हो जाती है, 90 मिनट्स मात्र, ठीक है। ये 90 मिनट में ईस्ट में प्रक्रिया हो जाती है। इसी के अलावा एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम होता है इकोलाई। नाम सुना होगा आप लोगों ने, और नहीं सुना है तो आगे बहुत आप सुनने वाले हैं इस नाम को। एरिस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। एक बैक्टीरिया है, इसका जो साइकिल होता है वो 20 मिनट का होता है, मात्र 20 मिनट का। और ये आपको 12th में बहुत काम आने वाला है, इसका 20 मिनट का साइकिल बहुत ज़्यादा। इकोलाई बहुत ज़बरदस्त जानवर है, मतलब समझ लो ये बैक्टीरिया जो है ना बहुत काम आने वाला है।
तो इसको आप लोग बहुत शिद्दत से याद रखना। सो हमारे पास में 3 बातें हुई कि एक साइकिल जो है वो साइकिल में 24 घंटे में संपन्न होता है। मनुष्य का ईस्ट का जो है वो 90 मिनट लगता है और जो इकोलाई है उसका 20 मिनट के आसपास लगता है। हर किसी का अपना एक समय है। इतने समय में वो अपने डीएनए को डबल कर लेगा, कोशिका की वृद्धि करेगी, अंगक भी बना लेगा और सबसे लास्ट में विभाजन भी कर लेगा। आइए देखते हैं इसने क्या किया है, किस किस अवस्था की बात चल रही है यहाँ पर, पूरे सेल साइकिल में क्या क्या होता है, एक एक करके पूरे सेल साइकिल को समझते हैं। जैसे मान लो ये डायग्राम जो हमारा बना हुआ है ना, ये डायग्राम क्या बताना चाहता है, पूरे डायग्राम को एक साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोशिका चक्र में बेटा 2 मूल प्रावस्थाएं होती हैं। पूरी कोशिका चक्र, कोशिका अगर आपको विभाजित करना है तो एक चक्र की तरह काम करेगी और इसमें मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली व्यवस्था जिसका नाम होता है अंतरावस्था, सबसे पहली अवस्था जिसका नाम होता है अंतरावस्था, इंटरफेस कहते हैं इसको। इसमें मुख्य रूप से डीएनए का डबल होना और वृद्धि होना होता है। और दूसरी प्रावस्था होती है जिसे अपन कहते हैं एम प्रावस्था, एम फेज, एम प्रावस्था, एम फेज, इसे हम सूत्रीय विभाजन का फेज कहते हैं। आप इसे माइटोसिस फेज भी कहते हैं या फिर आप इसे एम मतलब माइटोसिस विभाजन, सूत्रीय प्रावस्था। और ये है इंटरफेज। दोनों के बारे में हमको पढ़ के रखना है, समझ के रखना है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोगों ने इस तरह से इसको 2 भागों में तोड़ दिया, मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, पूरा चक्र जो है 2 भागों में बांट दिया। इन 2 भागों को देखिए गौर से। सबसे पहली बात तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा समय, यहां से लेकर इस जगह तक का पूरा समय मैंने जो बड़ा सा समय दिया, इस फेज को हम कह देते हैं बेटा इंटरफेज। अंतरावस्था हमने इसका नाम दे दिया। तो मैक्सिमम समय अप्रॉक्स 95% टाइमिंग, मतलब अगर 24 घंटा है तो उसमें से 23 घंटा जो टाइमिंग होता है, आप यहां पर लिख लेना शॉर्टकट में 23 आवर जो है इसके पास में, वो इंटरफेज अंतरावस्था ले लेता है, अंतरावस्था ले लेता है। पहले थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ लो, फिर डिटेल पढ़ना। अब ये जो बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय को देखो, यहां से यहां तक के बीच में, यहां से यहां तक के बीच का बचा हुआ समय देखो, ये जो समय है ये बस फेज कहलाता है एम फेज। एम फेज का मतलब होता है विभाजन अवस्था, माइटोसिस फेज, और ये अप्रॉक्स 1 आवर के आसपास लेता है, 1 घंटा इसको लगता है मात्र। तो टोटल 23 घंटे जो है वो लगता है, 1 घंटे ये लगता है, टोटल मिलाकर 24 घंटे लगते हैं। और 2 अवस्थाएं आपके सामने हैं, ये 2 अवस्थाएं आपके सामने हैं। मैंने क्या कहा, ये एक बड़ा सा फेज है अंतरावस्था और एक छोटा सा फेज होता है एम फेज, जिसे अपन माइटोसिस फेज कहते हैं, विभाजन प्रावस्था कहते हैं, सूत्रीय विभाजन प्रावस्था कहते हैं। इसका समय 1 घंटा होता है और ये 23 आवर्स लग रहे होते हैं। क्या लगता है 23 आवर्स में, ये भी हम देखेंगे, और इसमें क्यों 1 घंटा लगता है, अब हम इसको ये हम देखेंगे। तो दोनों प्रक्रियाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत हद तक हम इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो फिर और डायग्राम और समझ में आएगा, अंदर और हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले अंतरावस्था के बारे में, इंटरफेस। हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अंतरावस्था को, एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल कर रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम अभी 4 से 5 बार हमको बार बार यहीं पे दिखेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। हमने सबसे पहले उसके फेज का नाम पढ़ा कि 2 फेज होते हैं भाई, एक इंटरफेज और एक होता है आपका विभाजन प्रावस्था। इंटरफेज को हमने समझ लिया, 23 घंटे लगेंगे, सबसे ज्यादा समय इंटरफेज में है। और फिर हमने देख लिया कि भाई माइटोसिस फेज, मतलब जो माइटोसिस फेज है, सूत्रीय विभाजन की प्रावस्था है, उसमें 1 घंटा लगेगा। अब अंतरावस्था में 23 घंटे क्यों लगते हैं, आइए देखते हैं। उसके अंदर के भी कोई भाग हैं क्या, उसको भी देखते हैं। सो इंटरफेज मतलब अंतरा प्रावस्था जो होता है, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर 2 बातें होती हैं कि सूत्रीय विभाजन की अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। यहां पर एक लाइन एकदम याद रखना कि विभाजन की अवस्था का समय है, यहां पर विभाजन हो रहा है, यहां पर मुख्य रूप से विभाजन हो रहा है और इसमें विभाजन की तैयारी हो रही है। एक लाइन में अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि इंटरफेज जो है वो विभाजन की तैयारी है और ये विभाजन है, ये विभाजन है, और आप यहीं पर लिख लेना विभाजन की तैयारी है, ये विभाजन की तैयारी है ये। अब ये तैयारी कैसे हो रही है, चलो देखते हैं कैसे तैयारी करेगा भाई। तो सबसे पहला सूत्रीय प्रावस्था, पहला फेज है एम फेज। इस एम फेज की अवस्था में कोशिका का विभाजन या समसूत्रीय विभाजन होता है। पहला विकेट यहीं पर गिर गया। हमने विभाजन को बाद में पढ़ना है, पहले विभाजन की तैयारी तो कर लें भाई, तब तो विभाजन समझ में आएगा ना। लेकिन फिर भी हमें इस बात को मालूम होना चाहिए कि जो एम फेज है, एम प्रावस्था है, वो विभाजन के लिए जिम्मेदार होगा। खत्म करते हैं इसको। दूसरी अवस्था और एम फेज जो है ना, 2 अंतरावस्था के बीच का समय है। क्या कहा जाएगा, इस डायग्राम पे देखो, ये इंटरफेज है, यहां से शुरू हुआ,
ये इंटरफेज यहां पर आकर खत्म हो गया। इसके बीच का जो फेज है ये एम फेज कहलाएगा। तो एक एम फेज क्या हुआ, एक अंतरावस्था आई, अब फिर दोबारा अंतरावस्था, ये एक जो है इंटरफेज आया, फिर दूसरा इंटरफेज आएगा, उसके बीच का समय जो है वो एम फेज कहलाता है। तो एक इंटरफेज से दूसरे इंटरफेज में जाएगा, फिर विभाजन होगा, फिर विभाजन होगा, तो इस प्रकार से उसके बीच का समय जो है वो एम फेज कहलाता है। क्या कहा हमने इसे, देखो भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले कोशिका इंटरफेज में आएगी, फिर आएगी एम फेज में, फिर आएगी इंटरफेज में, फिर आएगी एम फेज में। तो आपसे पूछा जाए बताओ एम फेज के बारे में, तो एक इंटरफेज से दूसरे इंटरफेज के बीच का समय जो है वो एम फेज कहलाता है। एक अंतरावस्था के बाद वो विभाजन करेगा, फिर विभाजन के बाद फिर अंतरावस्था में आएगा, फिर विभाजन करेगा, फिर अंतरावस्था में आएगा, फिर विभाजन करेगा, तभी तो इतना शरीर का निर्माण होगा ना, इतने बड़े शरीर का निर्माण। तो इतने बड़े शरीर का निर्माण करने के लिए जब हमें विभाजन करना है तो हमें 2 अंतरावस्था की आवश्यकता होगी। सो एक अंतरावस्था से दूसरे अंतरावस्था के बीच का जो समय होता है वो विभाजन प्रावस्था होती है, ये हमने पढ़ लिया। मनुष्य की जो कोशिका चक्र है उसकी अवधि टोटल का 95%, कितना प्रतिशत बेटा, 95% भाग जो है वो अंतरावस्था मतलब इंटरफेज में ही व्यतीत हो जाता है। मैंने इसे शॉर्टकट में समझा दिया, यहां पर उसका थ्योरी लिखा हुआ है। और करीब जो है अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, ये भी याद रखना। अब अंतरावस्था को, ये नीट में कई बार सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा इसे, ठीक है, कि अंतरावस्था को ही विश्राम अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमें कुछ विभाजित होता हुआ दिखाई नहीं देता, हमें कोशिका एक समान ही दिखाई देती है। इसमें पूरा परिवर्तन आंतरिक होता है, बाहर से कोई चेंजेस नहीं आते। तो जब अंदर से कोई परिवर्तन चल रहा हो तो हमें बाहर से कोई दिखाई देता ही नहीं, तो हम उसे मान लेते हैं कि ये विश्राम प्रावस्था है। इस समय वो रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग फेज में है। तो ये बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि रेस्टिंग फेज क्या है, तो आप कहेंगे रेस्टिंग फेज ही विश्राम अवस्था है, ठीक है, और वो अंतरावस्था को ही कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। ये लाइन बहुत याद रखिएगा कि इंटरफेज वो फेज है जहां पर कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। 95% समय उसी में लगता है, मतलब अप्रॉक्स 23 घंटे तक का समय इसमें लगता है। विभाजन के समय में विभाजन होता है, सूत्री विभाजन के समय एम फेज के समय में विभाजन होता है, और इट्स ऑल अबाउट 5% ऑफ टोटल साइकिल, मतलब ये 1 घंटे का समय इसको दिया जाता है। ये हमारा प्रतिशत था। यहां पर कहानियां कंप्लीट हो गई, दोनों के बारे में हमने इंट्रो तो कम से कम पढ़ ही लिया। अब इनके विभाजन की तरफ में आगे जाते हैं, इसके आगे और देखते हैं कि क्या होगा। अब हमारे पास में जो इंटरफेज है बच्चे, जो अंतरावस्था है, उसके अंदर के 3 प्रकार हैं। तैयारियों को भी हमने 3 स्टेप में बांट दिया है। जो इंटरफेज है वो भी हमने 3 स्टेप में बांट दिया है, 3 भागों में बांट दिया है। अब इस पूरे विभाजन को देखिए, ये पूरा चक्र देखिए, अंदर वाला बाहर वाला दोनों विभाजन को देखिए। ये बेटा एम फेज है, यहां से लेकर यहां तक का एम फेज है, और यहां से लेकर यहां तक का पूरा समय जो है वो आई फेज है, इंटरफेज है। इंटरफेज को हमने 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले G1, फिर S और G2, दैट्स ऑल। ये ग्राफ में कुछ नहीं रखा हुआ है, डायग्राम आपको डरा रहा होगा, लेकिन इस ड्राम में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आएगा तो मैं एक शॉर्टकट वाला भी बता दूंगा, ठीक है। कुछ मत करो भाई, एक ऐसा गोला बनाओ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा गोला बना लो एक छोटा सा, और उस गोले में एक छोटे से समय को बस दे दो। यहाँ पर ये छोटा सा समय मान लो, यहाँ पर इतना, यहाँ से यहाँ तक का दे दो। ये हो गया आपका एम फेज, खत्म। एम फेज के अंदर डिटेल करेंगे बाद में। और बाकी 3 भागों में तोड़ दो इसको, बाकी जो है इसे 3 भागों में तोड़ दो। तो यहां तक मान लो हो गया G1, यहां तक हो गया S फेज, और ये हो गया G2, दैट्स ऑल, खत्म। फिर एक लाइन याद रख लेना यहां पर जो पूछी जाती है कि यहां से लेकर यहां तक, G2 से लेकर ये यहां G1 तक, ये जो फेज होता है ना, इस फेज को हम कहते हैं आई फेज। हम इसे क्या कहते हैं, आई फेज, और ये एम फेज है। तो हमने यहां पर आई फेज को 3 भागों में बांट दिया भाई। इंटरफेज कैन डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि यहां से लेकर ये जितना रेड दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा रेड जो है इंटरफेज है बेटा। और इस इंटरफेज को अंदर की तरफ मैंने 3 भागों में बांट रखा है, G1, S और G2। तैयारियों की 3 प्रावस्थाएं हैं, G1, S और G2। अब इन तीनों प्रक्रियाओं को मिलाकर ही आई फेज बनता है। तो इंटरफेस कैन डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। याद रखना, वेरी फर्स्ट थिंग इज अ G1, S एंड G2। ये लाइन आपको भूलनी नहीं चाहिए, ये तीनों मिलाकर ही आई फेज को बनाते हैं। सो आई फेज कैसे बनेगा? अंतरा प्रावस्थाओं को 3 प्रावस्थाओं में बांट दिया। इसमें से पहली प्रावस्था है पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था। इसे हिंदी में
पश्चसूत्री अंतराकाल अवस्था मतलब अंतराकाल, जैसे देखो अब इसको आप जब बनाते हो ना तो ग्राफ देखो क्या हुआ, ये सूत्र के जस्ट बाद बनाना। सो जस्ट आफ्टर एम फेज के बाद जो आया है वो G1 फेज है। इसे हिंदी में कहते हैं गैप वन फेज। ये हमारा गैप वन फेज है, ये हमारा गैप वन फेज है। उम्मीद है समझ में आया होगा। G1 फेज की बात चल रही है यहां पर, और ये जस्ट आफ्टर एम फेज है। एम फेज के तुरंत बाद दिख रहा है ना यहां पर, ये एम फेज है, इसके जस्ट बाद जो है G1 फेज आया है, इसलिए हम इसे कहते हैं। दूसरा फेज आता है एस फेज, इसे अपन संश्लेषण फेज कहते हैं। इस फेज का नाम इंग्लिश में होता है सिंथेसिस फेज। और इस सिंथेसिस फेज की सबसे खास बात ये होती है भाई कि सिंथेसिस हो तो रही है, लेकिन किसकी? डीएनए की। यहां पर संश्लेषण होता है और यहां पर गैप वन फेज है। अगली प्रक्रिया का नाम होता है जो एस फेज के बाद आती है। तो पहली G1, पहली जो हो गई यहां पर ये G1, दूसरा एस संश्लेषण, और तीसरा पॉइंट हुआ G2। G2 की जब अपन बात करेंगे तो G2 का दूसरा नाम होता है, इसे अपन कहते हैं गैप टू या ग्रोथ 2 आप इसे मान सकते हैं। गैप 2 फेज, G2 फेज इसीलिए नाम है। और जस्ट क्या हो रहा है? पूर्व सूत्री विभाजन से पहले की अवस्था, पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रावस्था। तो ये याद रखना कि एक पूर्व सूत्री है और एक पश्च सूत्री है। एक सूत्री विभाजन के पहले की अवस्था है, एक विभाजन के बाद की अवस्था है। विभाजन के बाद की अवस्था का नाम G1 है और विभाजन से पहले की अवस्था का नाम G2 है। दैट्स ऑल। ये 3 लाइन याद रखना, और इन तीनों को फिर हम समझ के रखते हैं कि तीनों क्या हैं, क्यों हैं, कैसे काम करेगा, एंड मैनी मोर थिंग्स अगेन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। कहीं पर किसी फेज में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम भी समझ में आया होगा, कहीं पर कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। देख लो बेटा, ये एम फेज है, ये दोनों एक ही साइकिल है ना। एक में सिर्फ हमने इंटरफेज लिख दिया है और एक में G1 S और G2 में विभाजित कर दिया है। ये लिखा हुआ है एम फेज, ये जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं एम फेज। ये जो अगर ग्रीन में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देख लेना, ये एम फेज। ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है पूरा का पूरा ये फेज जो है वो इंटरफेज है। यहां से लेकर यहां तक पूरा एम फेज है। और इसके बाद याद रखना, एम फेज के बाद कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। विभाजन में 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। डायग्राम को बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से पढ़ के रखें, अन्यथा ये डायग्राम बना ले, जो आपको समझ में आए फिर बनाना। चलिए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं भाई कि पश्चसूत्री में क्या होता है, संश्लेषण में क्या होता है, पूर्व सूत्री में क्या होता है। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, तीनों को समझते हैं कि हर प्रावस्था की एक खास बात है बच्चे, और उसे याद रखना आपके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको उन्हें याद रखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला इंटरफेज की पहली अवस्था, अंतरावस्था की पहली अवस्था जिसका नाम है G1 फेज। इसे पश्चसूत्री कहते हैं क्योंकि बेटा ये सूत्री के जस्ट बाद होता है ना। एम फेज के जस्ट बाद सबसे पहले एम फेज होता है, उसके बाद सबसे पहले G1 फेज हो रहा है। तो G1 फेज के बारे में क्या है भाई? तैयारी शुरू हुई है, विभाजन की तैयारियां शुरू हुई हैं, और इसके बाद सिंथेसिस होना है डीएनए का। 3 काम है हमारे पास में मुख्य रूप से, एम फेज है, G1 है और सिंथेसिस हो रहा है। तो डीएनए का संश्लेषण अगर करवाना है तो उससे संबंधित कुछ एंजाइम, कुछ मटेरियल लगेगा। उन्हीं मटेरियल को बनाने का काम याद रखना जो कल होने वाला है। हमारे पास में ये फेज था तो हमने कहा यहां से यहां तक का तो फेज M1 है, ये G1 है, और इसके बाद ये S है और ये G2 है। 5 बार बनाओ इसको, लगातार बन जाएगा। ये S फेज में हो रहा है डीएनए का संश्लेषण। आप इसे यहीं पे याद रख लो, यहां पर हो रहा है डीएनए का संश्लेषण। तो डीएनए के संश्लेषण की तैयारी के लिए जो एंजाइम, जो भी कुछ चाहिए, वो सारा का सारा G1 में बनेगा, और विभाजन के लिए संबंधित जो एंजाइम चाहिए वो सब कुछ G2 में बनेगा। यही तो इस प्रक्रियाओं का मतलब है। तो G1 में क्या होगा देखो, आइए देखते हैं G1 में क्या क्या हो सकता है। पश्चसूत्री अंतराकाल प्रावस्था जिसे हम G1 फेज कहते हैं, समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकरण के बीच की प्रावस्था है। ये क्या लाइन कह दी इसने? ये विभाजन की प्रावस्था है M, और S मतलब डीएनए के संश्लेषण की अवस्था है। इन दोनों के बीच की प्रावस्थाओं को हम G1 कहते हैं। पहली लाइन समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी बोले फटाफट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां पर ये विभाजन प्रावस्था है, ये S प्रावस्था है। इन दोनों के बीच की प्रावस्था को हम G1 फेज कहते हैं। तो G1 फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण मतलब होता है बेटा S फेज। ये S फेज में होता है। S फेज के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है। ये लाइन याद रखिएगा। क्या होता है इसमें? वृद्धि। इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि G1 प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से
उपापचय पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, यहां पर मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत तेजी से वृद्धि करती है, मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय हो जाती है और क्या करेगी, लगातार वृद्धि करेगी, ग्रोथ करेगी। परंतु इनका डीएनए संश्लेषण नहीं हुआ है, डीएनए डबल नहीं होगा, प्रतिकृतिकरण नहीं करता है, परंतु ये आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेता है। सो हमने एकदम सिंपल लाइन में पढ़ा कि ये वृद्धि की प्रावस्था है। यहां पर उपापचयी तौर पर वो वृद्धि करेगी, उपापचयी तौर पर वो वृद्धि करेगी, साथ ही साथ में वहां के अंदर का जो मटेरियल होगा, कुछ उपापचयी तौर पर वृद्धि कर ली, उसके अलावा उसके अंदर का जो भी मटेरियल है, एंजाइम है, वो भी डबल होगा, साइटोप्लाज्म भी बड़ा होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर डीएनए की प्रतिकृतिकरण नहीं होगी, डीएनए जो होता है वो नहीं बनेगा, आरएनए और प्रोटीन बन सकता है, इनका संश्लेषण हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। तो जो भी आरएनए चाहिए या जो भी प्रोटीन चाहिए उनका संश्लेषण जीवन फेज में हो गया। दैट्स ऑल। आपसे पूछा जाएगा जीवन में क्या होता है, जीवन में केवल कोशिका की वृद्धि होती है, उपापचयी तौर पर कोशिकाएं एक्टिव रहेंगी, उपापचयी तौर पर कोशिकाएं एक्टिव रहेंगी और इन कोशिकाओं की खास बात यह है कि आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगी। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। दूसरी प्रक्रिया में आते हैं। अगली प्रक्रिया बेटा संश्लेषण फेज, एस फेज कहते हैं। सिंथेसिस किसका, डीएनए का। ये मुख्य खास बात है इसकी। और भी एक चीज होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। डीएनए अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है आपको ये पूरी तरह से डिटेल में 12th में मिलेगा, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। यहां पर सिर्फ इतना सुनो कि डीएनए अपनी संख्या को डबल कर लिया। डीएनए अपनी संख्या को डबल करेगा, प्रतिकृतिकरण करेगा और इस समय पर डीएनए की मात्रा द्विगुनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा द्विगुनी हो जाती है। अगर मान लो मेरे पास में ऐसा डीएनए डायग्राम देखोगे, ये अगर ऐसा डीएनए है तो डीएनए की संख्या क्या हो गई, डबल आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। ये प्रावस्था सिंथेसिस फेज की प्रावस्था है, ये कोशिका के सिंथेसिस फेज की प्रावस्था है जहां पर डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। गैप 1 वाले में आप देखेंगे तो गैप 1 वाले फेज में यहां पर डीएनए एक है, आप इसको देखो, इसके पास डीएनए नॉर्मल समय में दिखाई देगा, यहां पर हर चीज मटेरियल एक है, इसके पास में डीएनए की संख्या डबल हो जाएगी। दूसरा एक और चेंजेस आता है, इसमें क्या होता है, कोशिका की एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है उसी समय पे एक और मटेरियल है जिसका नाम है तारक का केंद्र, जिसे अपन कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लग जाता है। दोनों में डिफरेंस याद रखिए। यहां पर ये देखो, ये एक सेंट्रियोल दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है इसे हम मान लेते हैं ये है सेंट्रियोल, और ये कहां प्रेजेंट है बेटा, साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर मान लो ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये एस प्रावस्था, जीवन की बात है, जैसे ही एस फेज में पहुंचे तो इसके अंदर का जो डीएनए है वो डबल हो गया। डीएनए क्या हो गया, डबल। ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल भी क्या हो गया, डबल। तो आप इसको ऐसे ही लिख लेना कि यहां पर जो सेंट्रियोल है वो भी डबल और डीएनए भी यहां पर क्या हो गया, डीएनए भी डबल हो गया। इस तरह से हमें दो कोशिकाएं हमारे सामने दिखाई देंगी और यह अवस्था है एस फेज की बात, जिस फेज में हमें यह मालूम होना चाहिए कि डीएनए डबल होगा, डीएनए की मात्रा द्विगुनी हो जाती है, और हम इसमें आगे डिटेल पढ़ेंगे फिर बाद में। और तारक केंद्र सेंट्रियोल कोशिका द्रव्य में और डीएनए केंद्रक द्रव्य के अंदर विभाजन कर रहा है। लोकेशन भी मालूम होना चाहिए भाई, ये लोकेशन भी परेशानी का कारण बनता है कई बार, है ना। तो प्रतिकृतिकरण कहां पर हो रहा है, कोशिका द्रव्य में हो रहा है। ये मटेरियल जो है वो सेंट्रियोल कोशिका द्रव्य में है और डीएनए डबल कहां हो रहा है, केंद्रक के अंदर। ये लाइन याद रहनी चाहिए। चलिए भाई अगले फेज में और आते हैं। एस फेज में एक कहानी पूछी जाएगी। क्रोमोसोम मैंने आपको पढ़ा रखा है कोशिका वाले चैप्टर में, याद होगा। सभी लोग जानते हैं कि मेरे पास में अगर ये क्रोमोसोम है तो कुछ ऐसा ही हमने इसको बना रखा था, और क्रोमोसोम जिससे बनता है उसका नाम है डीएनए। मान लो मेरा ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है जीवन फेज में। कौन से फेज में बेटा, जीवन फेज में। अब आते हैं हम लोग एस फेज में। एस फेज में जैसे ही आते हैं तो एक चीज ध्यान देना कि क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहेगी, डीएनए एक था और एक डीएनए अब नया बनेगा, एक डीएनए अब नया बनेगा। ये लॉजिक ही आपको डायग्राम याद रखना है और दोनों में डिफरेंस याद रखो, दोनों के फेज में डिफरेंस याद रखना। बहुत सालों तक नीट में सवाल आया है कि जीवन फेज और एस फेज में डिफरेंस क्या है। जीवन फेज और डीएनए में डिफरेंस ये है कि मान लो मैंने इसके अंदर डीएनए पे कहीं पे डाल दिया कि 2 कार्बन है, डीएनए पे कहीं पे डाल दिया मैं 2 कार्बन है, तो अब बताओ अगर डीएनए की संख्या डबल हो जाएगी तो 2 कार्बन इसके पास रहेंगे और 2 कार्बन इसके पास रहेंगे। तो याद रखना जीवन फेज में अगर डीएनए में
डीएनए में मैंने डिटेक्ट किया है 2 कार्बन बेटा, तो उसकी संख्या डबल होकर अब कितने कार्बन हो गई? 4 कार्बन हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? पहला सवाल पूछा जाएगा कि केवल डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है एस फेज में, केवल डीएनए का। क्रोमोसोम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यही लॉजिक है कि क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगी परंतु उसके अंदर का डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा। कैसे पहचाना हमने? अगर मैं डीएनए को 2 कार्बन मानता हूं तो डीएनए के डबल होने की वजह से यहां पर 4 कार्बन आ जाएंगे। सो डीएनए बिकम डबल बट क्रोमोसोम आर सेम। ये बात याद रखना कि डीएनए जो है वो डबल हो गया। यहां पर लाइन याद रखनी है आपको और इसे ही समझना है, डीएनए डबल बट जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र की संख्या है, दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? क्रोमोसोम समान रहेंगे। अगर मेरे पास 23 जोड़े हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र ही रहेंगे, लेकिन उनके अंदर का जो मटेरियल है, डीएनए है, वो डबल हो गया। चलिए भाई समझते हैं। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को हम 2 कार्बन से चिन्ह लगाएं, 2 कार्बन से चिन्ह किया जाए तो वह बढ़कर 4 कार्बन बदल जाता है। इस समय पर याद रखना जो गुणसूत्र है उसकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, गुणसूत्र रिमेन सेम, गुणसूत्र अभी भी उतना ही रहेगा। 23 बोलोगे तो 23 जोड़ा रहेगा, उतने जोड़ा बोलोगे उतने जोड़ा ही रहेगा, गुणसूत्र उतना ही है। अभी इन दोनों के गुणसूत्र में एक ही गिनती होगी ना भाई, इसमें भी एक गुणसूत्र, इसमें भी एक गुणसूत्र, बट डीएनए बिकम डबल। डीएनए के डबल होने की वजह से पहले 1 कार्बन था, 2 कार्बन था, अब 4 कार्बन हो गए। ये बात बताना चाहता है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है, यदि कोशिका की जीवन प्रावस्था में कोशिका जो है वो द्विगुणित है, 2n है, तो s के बाद भी वो द्विगुणित ही रहेगी, संख्या वही रहेगी। अर्थात जीवन अवस्था में भी अगर द्विगुणित थी तो उसमें भी द्विगुणित रहेगा। गुणसूत्रों की संख्या में कोई संख्या में वृद्धि नहीं होगा। माने मेरे पास 23 जोड़ा था तो आपके पास में अगली संततियों में जो भी 23 जोड़ा रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो डीएनए है बेटा वो डबल हो जाएगा। ये एस प्रावस्था की कहानी है और ये एस प्रावस्था की बात है जिसमें हमें ये बातें पता होनी चाहिए। ये एस प्रावस्था के ऊपर में ही ये कार्यक्रम होता है। उम्मीद है बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि एस प्रावस्था हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। अगली प्रक्रिया में आते हैं। याद रखिएगा भाई, है ना, 23 जोड़ा। जैसे मान लो हमारी कोशिका विभाजन हो रही है, तो हमारी कोशिका विभाजन अगर हो रही है तो ये 23 जोड़ा है तो यहां पर भी 23 जोड़ा होना चाहिए। तो 23 जोड़ा 23 होने के लिए करना क्या पड़ेगा? डीएनए को डबल कर लो, पहले डबल कर लो, फिर आधा कर दो, बराबर होगी। ठीक है, मान लो इसके पास में बेटा यहां पर 23 पेयर है, ठीक है। अब इसका विभाजन करेंगे तो ये आधा आधा नहीं हो जाएगा, 13 23 वहां पर, 23 वहां पर, तो इसलिए हमें उसका डीएनए की संख्या को डबल करना पड़ता है और यहां पर गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, डीएनए बिकम डबल। ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, ग्राफ आपके सामने है, उम्मीद है एकदम समझ में आया होगा। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फेज जिसे अपन कहते हैं पूर्व सूत्री विभाजन प्रावस्था, G2 फेज। विभाजन से जस्ट पहले की अवस्था। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था में दौरान प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। बस विभाजन के समय जो भी प्रोटीन का निर्माण करना है, ये हम फेज आ गए यहां पर। ये फर्स्ट G1 था, वो G2 फेज जिसे अपन कहते हैं सेकेंडरी G2 फेज। यहां पे लाइन लिख लेना, इस फेज में हम पहुंच गए। ये फेज है वो जहां पर हमें विभाजन करने के लिए तैयार रखना है। हो गए हमारे सारे फेज। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो फेज अगला आता है उसे हम कहते हैं एम फेज। एम फेज में कुछ अलग से बात नहीं करनी है। एम फेज एकदम सिंपल सा है, विभाजन की प्रावस्था के। विभाजन किसका होगा? सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर विभाजन किसका होगा? कोशिका का विभाजन होगा। तो हम इस प्रक्रियाओं में पढ़ेंगे एम फेज के बारे में। G0 फेज एक और फेज होता है जिसे मैं अंत में पढ़ाऊंगा। यहां पर एक आता है एम फेज। एम का फेज मतलब होता है बेटा यहां पर माइटोसिस फेज, और माइटोसिस फेज का मतलब हो रहा है यहां पर विभाजन प्रावस्था। क्या करेंगे हम इसमें? जैसे मान लो कोशिका की संख्या डबल हो गई तो एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक का विभाजन सबसे पहले होगा, क्योंकि डीएनए डबल हुआ है ना। केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया, मेन सा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसे अपन कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये डीएनए है, डीएनए के अंदर डबल है, तो डीएनए की संख्या को हम पहले आधा कर देंगे। जब डीएनए की संख्या आधी आधी इधर उधर चली जाएगी तो अपन इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, केंद्रक विभाजन। केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद कोशिका भी विभाजन हो जाएगा, मतलब साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एम फेज 2 प्रावस्थाओं में बटा होता है। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका का विभाजन, सो कैरियोकाइनेसिस। और संगत संतति गुणसूत्रों का पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य के विभाजन साइटोकाइनेसिस के द्वारा होता है।
कोशिका द्रव्य का विभाजन बाद में होगा, वो साइटोकाइनेसिस है, और केंद्रक का विभाजन पहले हो जाएगा, वो कैरियोकाइनेसिस है। दोनों का ध्यान पे रखना, दोनों को चीजों को याद रखना। अच्छा, ये जो केंद्रक का विभाजन हो रहा है ना, ये अलग अलग प्रकार से होता है। इसके बहुत सारे पद हैं और उसे हम लोग फिर डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से फॉलो करता है। बट याद रखना कि एम फेज जो विभाजन है वो केंद्रक का विभाजन करता है। केंद्रक के विभाजन में हमें वो याद रखना है कि आराम केंद्रक के विभाजन से होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, जो हर प्रकार के गुणसूत्र के पृथक्करण के कारण होता है। उसमें क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाता है। क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होगा, क्या क्या प्रकृति को फॉलो करेगा, यह अगला विषय होगा हमारा। यहां तक हमें इन चीजों को ध्यान पे रखना है। माइटोसिस फेज विभाजन की दो प्रावस्थाएं, पहला साइटोकैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये बात ध्यान पे रखिएगा। इन प्रावस्थाओं को अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। एम फेज को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये समसूत्री में अलग होता है और अर्धसूत्री में अलग प्रकार का होता है। तो अर्धसूत्री और समसूत्री अगला हमारा पार्ट होगा। यहां पर सिर्फ हम अवस्थाओं के इंट्रो को पढ़ रहे हैं। अब एक लास्ट प्रकार की प्रावस्था और आ जाती है। कुछ प्रकार की प्रावस्थाओं में, कुछ जीवों में, जैसे मनुष्य, अब हमारा हार्ट विभाजन नहीं कर रहा है, हमारी किडनी विभाजन नहीं कर रही है, तो अब क्या करें उसको? वो किस अवस्था में चली गई? उसमें भी कोई अवस्था है क्या? वो विभाजन नहीं कर रही है क्या? तो हमें एक बात पता चलती है कि कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। एक समय तक विभाजित हुई, बन गई अपने बराबर, और उसके बाद वो विभाजित नहीं हो रही हैं। जब वो विभाजित नहीं हो रही हैं, जैसे हृदय की कोशिका, हार्ट का सेल, वो विभाजित नहीं हो रहा, अब उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तब तक नहीं है जब तक उस पर चोट ना लगेगी। चोट लगेगी तो फिर विभाजन करना पड़ेगा, अन्यथा वो विभाजन नहीं करेगा। मतलब वो किसी एक विशेष प्रकार की प्रावस्था में पहुंच गए हैं जहां पर विभाजन की जरूरत पड़ेगी तभी बस वो करेंगे, अन्यथा वो मरे पड़े हुए रहेंगे। विभाजन की प्रावस्थाओं से हट गए हैं, वो लगातार इंटरफेज में नहीं आएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा कभी कभी विभाजित, जैसे मान लो मेरी यहां की कोशिका, अब इसको अभी विभाजन की क्या जरूरत है? जब तक चोट नहीं लगेगा विभाजन नहीं करेगा, तो इसलिए इसको अभी कोशिका जब लगेगा, जब इसको हम काट पीट देंगे, तब इसे दोबारा विभाजन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी कोशिका कभी कभी विभाजित हो, तब विभाजित होंगी जब वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा या मर जाएगी कोशिका, तब हमें विवाद पड़ेगी। चोट लग गई, अब मान लो हमारी अंगुली की कोशिकाएं जो हैं वो चोट लग गई, तो चोट लग गई तो यहां पर घाव आएगा, भरेगा भरेगा और धीरे धीरे पूरी कोशिकाएं भर गई, अन्यथा यहां पर विभाजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जब हमें चोट लगेगी, क्षतिग्रस्त होगा, उतनी ही कोशिकाएं जितनी क्षतिग्रस्त हुई हैं उतनी ही बनेगी, उससे ज्यादा भी नहीं। और जैसे बन गई रुक जाएगा, और अगर नहीं रुका तो कैंसर हो जाता है, आपको पता है, ट्यूमर बन जाते हैं। रुकना चाहिए। जैसे ही देखो यहां पर आप चोट लगी, इसने इतना थोड़ा सा विभाजन किया, फिर थोड़ा सा येलो नेचर आया, ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, अंत में ठीक हो गया, और वहां पे सारी कोशिकाएं जितनी क्षतिग्रस्त हुई थी फिर बन गई, विभाजन फिर रुक जाएगा, विभाजन फिर रुक जाएगा। तो यहां पर यह बात पता चलती है कि कुछ कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जरूरत पड़ने पर ही विभाजित होंगी, वो G1 अवस्था के बाद, इस अवस्था में देखना, G1 अवस्था के बाद वो कुछ विशेष प्रकार की अवस्था जिसका नाम है G0 अवस्था, सुप्तावस्था, यहां पर चली जाती है। मेटाबॉलिक इनएक्टिव हो जाएंगी, वहां पर वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिव रहेंगी, जीवन चलता रहेगा उनका, लेकिन विभाजन नहीं करेंगी। और विभाजन नहीं करने के बाद यहां पर वो फिर से जीवन फेज में, जब उन्हें विभाजन करना होगा फिर से वो जीवन फेज में आ जाती हैं। तो यहां पर एक लाइन नजर आती है कि वो विभाजन के बाद जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गई, निष्क्रिय हो गए, वो निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गए, जिससे कोशिका विभाजन की अवस्था शांत अवस्था कहते हैं, जिसे अपन G0 फेज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इसे शांत प्रावस्था कहते हैं, इसे अपन ये शांति काल है, G0 फेज कहलाएगा इसे। और G0 फेज जो है वो जीवन के बाद आता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस फेज के बाद में आएगा, आप कहेंगे जीवन प्रावस्था के बाद। जीवन प्रावस्था के बीचों बीच में ही वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस फेज में, G0 फेज में। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। G0 फेज उम्मीद है बिल्कुल बन जाएगा। यहां पर इस अवस्था में याद रखना, जो G0 फेज में है, इसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय है, अपना भोजन पानी सब कुछ चला रही है। कोशिका अभी मरी हुई लग रही है, नहीं है, जिंदा है ना, उपापचयी रूप से सक्रिय है, लेकिन यह विभाजित बस नहीं होगी, ये अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगी। नहीं तो हमारा शरीर कितना बड़ा हो जाता, सोचो, हम उतना बड़ा नहीं होना चाहते, हमको 5 ही फुट रहे। पौधों को सोचो कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें विभाजन लगातार होता रहता है।
और हमारे पास विभाजन नहीं होता, इसलिए रुके हुए रहते हैं। इस विभाजन की आवश्यकता अनुसार ही ये विभाजन करेगा, अन्यथा ये विभाजन नहीं होगा। एक लास्ट सबसे छोटा याद रखना, G1 फेज में सिर्फ विभाजन होता है, आरएनए बनता है, सिर्फ आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, कोशिका की वृद्धि होती है, उपापचयी रूप से एक्टिव होता है। एस फेज में कोशिका की वृद्धि, कोशिका में जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए जस्ट डबल हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है, और जो केंद्रक के अंदर और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल की संख्या बढ़ जाती है। G2 फेज में सिर्फ उसके वृद्धि का विभाजन करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं, कुछ प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। G0 फेज शांति अवस्था है, यहां पर विभाजन रुक जाता है। तो इस तरह से हमने, ये फेज है बेटा M फेज, यहां पर आया G1 गैप 1, इसी से कुछ लोग निकल कर चले जाते हैं G0 में। क्विसेंट फेज इसे अपन कहते हैं, क्विसेंट फेज मतलब शांति अवस्था। कुछ इसके बाद आगे पहुंचे S फेज में और उसके बाद पहुंच जाते हैं G2 फेज में। कुछ इस लाइन से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये है विभाजन की प्रावस्थाएं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि क्या होता है विभाजन की प्रावस्था। आज हम लोगों ने सिर्फ कोशिका की वृद्धि के बारे में पढ़ा, हमने कोशिका की वृद्धि के बारे में पढ़ा, कोशिका के विभाजन के बारे में बात किया, और विभाजन में मुख्य रूप से हमने आज चक्र को पढ़ा है। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या करना है हमें। ठीक बात है, याद जरूर रखिएगा। चलिए भाई क्विज करते हैं, एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर में फटाफट। क्या सवाल है देखते हैं बच्चे लोगों से क्या समझ में आया, क्या क्या क्वेश्चन बने। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्न प्रावस्थाओं में से कौन सी कोशिका चक्र की अंतरावस्था का भाग नहीं है? इनमें से कौन है जो इंटरफेज के अंतर्गत नहीं आता है? कौन है वो जो इंटरफेज में नहीं है? क्या वो S फेज है, क्या वो G1 फेज है, क्या वो G0 फेज है, क्या वो M फेज है? कौन है इनमें से जो अंतरावस्था के अंतर्गत नहीं आता? एक अलग ही फेज है। आपके पास 5 सेकंड है, सही जवाब बताइए। विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 5 सेकेंड इज ओवर, यहाँ पर खत्म हुए। उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल बना लिया होगा। ऑफकोर्स जानते हैं G1 फेज, S फेज और G0 फेज, ये तीनों जो हैं वो अंतरावस्था में आते हैं। कोई नहीं आता है तो वो M फेज है। तो याद रखना आंसर इज, ये जो टिक कर दिया मैंने, टिक का मतलब ये तीनों आते हैं, आंसर जो होगा वो M फेज है। M फेज उस अंतरा फेज का भाग नहीं है। याद रखेंगे चक्र में जब हम बनाते हैं तो हमने पढ़ा है ये M फेज है, ये G1 है, ये S है और ये G2 है। ये तीनों मिलाकर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है वो I फेज कहलाता है। M फेज वो अवस्था नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक बात करी, नेक्स्ट क्लास में हम सेल डिवीजन के ऊपर में ही बात करेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है उसके विषय पे भी हम बात करेंगे, और सेल डिवीजन क्या टॉपिक है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, विभाजन में यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में, फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी हम समझेंगे कि वो कैसे होता है। आइए देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन जरूर करना, चक्र को जरूर याद रखना। चक्र को याद रखने से ही आगे की कहानी क्लियर होती है। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।